अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा खान और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा खान। अच्छा सर, आपको ऐसा लगता है कि लोगों को टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में फ़र्क मालूम है? लोगों को फ़र्क मालूम होना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स वैसे जनरली इतनी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन डायबिटिक फुट और उसकी मैनेजमेंट केयर के बारे में आपकी क्या राय है? पेशेंट को चाहिए कि अपने वूंड को सीरियसली ले, किसी डॉक्टर से रिकमेंड करवाए एंटीबायोटिक और उसकी हाइजीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा खान और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा खान। डायबिटीज पाकिस्तान तीसरा ऐसा बड़ा मुल्क है जिसमें तकरीबन 3.5 करोड़ आवाम डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, जिसमें हर उम्र के मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, खवातीन शामिल हैं। हमारे आज के पहले मेहमान एक डायबिटीज के डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर LMDC मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से हासिल की और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस लाहौर गुरकी हॉस्पिटल में की और अभी बतौर फिजिशियन एक मेडिकल डायबिटिक सेंटर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप, और हमारे नाज़रीन को कुछ अपने बारे में बताइए। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर हारिस है। मैंने गुरकी हॉस्पिटल से अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट की है। उसके बाद मैं एक डायबिटिक सेंटर में एज आ फिजिशियन जॉब कर रहा हूँ और डायबिटीज़ के पेशेंट्स डील कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपने ज़्यादतीज़ का डॉक्टर बनने का फैसला क्यों किया? इस शोबे में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? इसमें देखें, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी डायबिटिक हैं काफ़ी देर से, तो इवन के डॉक्टर बनने से पहले भी मैं डायबिटिक पेशेंट्स की केयर घर पे देख रहा हूँ। और जनरली हमारी सोसाइटी में भी लोगों को यूजुअली डायबिटीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसको कैजुअली लेते हैं। तो पेशेंट की बेनिफिट के लिए भी मैंने डायबिटीज़ को ही चूज़ किया। सर, आपके ख्याल में जो हमारी लोग हैं जो शुगर से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से, उन्हें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़र्क मालूम है? जी, पेशेंट्स को टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क मालूम होना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली यूजुअली बाय बर्थ या उसका अर्ली ऑनसेट है, और टाइप 2 डायबिटीज़ का लेट ऑनसेट है। टाइप 1 डायबिटीज़ में यूजुअली आपके बॉडी के जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो लो होते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन या इंसुलिन कम होती है, इस किस्म के इश्यूज़ हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि बाज़ औक़ात आपके इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस या सेंसिटिविटी डेवलप हो गई होती है, तो वो काम नहीं कर रही होती। जी, तो सर आपके ख्याल में जो डायबिटीज़ का इलाज है, इसमें वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं? इसमें वक्त के साथ साथ देखें, एक तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए इक्विपमेंट्स, मशीनरी वो एडवांस हुई है जी। और जो लैब टेस्टिंग HbA1c है, ये भी आपको एक डायबिटिक कंट्रोल के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। तो इन चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं रेगुलर BSR मॉनिटरिंग को और बाकी चीज़ों को, तो ये चीज़ें पेशेंट के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। अच्छा सर, जहाँ तक तर्ज़ ज़िंदगी और खुराक की बात है, जो सुपर फूड्स हैं या शुगर फ्री डाइट्स हैं, उनको आप कैसे लेते हैं कि कैसे डायबिटिक पेशेंट्स की ज़िंदगी पे असर कर रही है? देखें, तर्ज़ ज़िंदगी और जो खुराक है ये एक डायबिटीज़ के मरीज़ की लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके डायबिटिक कंट्रोल के लिए। जी। इसमें सबसे पहले है फिजिकल एक्टिविटी। जी। एक डायबिटिक पेशेंट को अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए, ठीक है। कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर वो नहीं करता तो एटलीस्ट दिन में 15 मिनट, आधा घंटा वॉक या माइल्ड जॉगिंग, इस किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। जी। सेकंड नंबर पे आता है डाइट। अब डाइट बेसिकली डायबिटीज़ क्या है कि इसमें आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं। जी। तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी ग्लूकोज की इनटेक कंट्रोल करेंगे तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल जो हैं वो भी उससे बेहतर होंगे। और जहाँ तक शुगर फ्री डाइट्स या शुगर फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात है, तो वो ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ़ हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स वैसे जनरली इतनी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप पी रहे हैं डायबिटिक पेशेंट, तो आप शुगर फ्री, ज़ीरो कोक, इस तरह की चीज़ें ही यूज़ करें। ब्राउन ब्रेड का यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू सिंपल ब्रेड या रोटी। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं पेशेंट्स के लिए। जी सर, जो शुगर के मरीज़ होते हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनकी जो अपनी तर्ज़ ज़िंदगी है, मतलब मेडिसिन से हटके, उसका क्या रोल है? उन्हें क्या करना चाहिए? जी, यही जो मैंने आपको बताया है कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, और सेकंड अपनी डाइट, ठीक है, और थर्ड एक्सेप्टेंस। जी। डायबिटीज़ की एक्सेप्टेंस वो लाएं कि हाँ भाई, इसको मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है,
बेशक मुझे कोई दवाई खानी पड़े या इंसुलिन लगानी पड़े, बेशक मुझे मीठी चीज़ों पे हाथ रोकना पड़े और फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े, तो गोल पेशेंट का यही होना चाहिए कि वो अपने शुगर लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल या नॉर्मल के करीब करीब मेंटेन रखें। जी। इसके लिए वो अपने तर्ज़ ज़िंदगी में जितनी चीज़ें चेंज करना चाहता है वो करे और अपना गोल जो है वो अचीव करे। सर, जो लोग जैसे कि अभी जो स्टडी के मुताबिक ज़्यादा यंग जनरेशन जो है उनमें डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, तो वो अपने फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं, एक्सेप्टेंस वाली जो आप बात करें एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो उसका उनके जहन पे क्या असरात पड़ते हैं उनके? देखिए, इसमें ये है कि अगर आपको यंग एज में या अर्ली एज में भी डायबिटीज़ हो गई है तो अनटिल एंड अनलेस आप अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं जी जी। या इंसुलिन लगा रहे हैं या ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो आपको इतने कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको कंट्रोल्ड रखते हैं तो जितनी भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उनके डेवलप होने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आप अपनी यंग एज में आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है और आप इसको कैजुअली लेते हैं और अपने शुगर लेवल्स जो हैं उनको मॉनिटर नहीं करते या उनको कंट्रोल नहीं रखते, तो ऑब्वियसली आपको अर्ली एज में डायबिटीज़ हो गई है, तो आप जब मिडिल एज या बुढ़ापे में जाएंगे इतनी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बाद आपको मिडिल एज या लेट एज में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की फेस करना पड़ेंगी। तो इसमें अगर यंग पेशेंट्स अगर डायग्नोज हो भी गए हैं डायबिटीज़ से, तो इनमें उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि एक अल्लाह की तरफ से है, तब इसको हमने डील करना है और उसको डील करने के लिए अपनी जितनी भी चीज़ें वो पॉसिबल कर सकते हैं वो करें और अपने BSR लेवल मेंटेन रखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह उनकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन शायद डायबिटीज़ की डेवलप ना भी हो। सर, आप डायबिटिक फुट और उसकी मैनेजमेंट केयर के बारे में आपकी क्या राय है? बेसिकली जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं इनमें वूंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है जी। तो अगर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनको डायबिटिक अल्सर या फुट अल्सर बनने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को कोई सफ़र करता है अल्सर से या उसको कोई ट्रॉमा होता है तो उसको हील होने में टाइम लगता है जी। तो इसमें पेशेंट को चाहिए कि अपने वूंड को सीरियसली ले, किसी डॉक्टर से रिकमेंड करवाए एंटीबायोटिक और उसकी हाइजीन, उसकी केयर, ट्रॉपिकल केयर, इन चीज़ों पे फोकस करे, क्योंकि अगर वो इनकी केयर करता रहेगा तो ये चीज़ें सेटल्ड रहेंगी। अगर वो इनकी केयर नहीं करेगा तो ये चीज़ें फिर वूंड हीलिंग डिलेड होगी, वूंड फैलेगा, आगे उस पर सुपर इन्फेक्शन हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। तो डायबिटिक फुट इनिशियली अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके पाँव पे कोई जख्म हो गया या कोई छोटा मोटा अल्सर बन गया है, इनिशियली स्टार्ट इसी तरह होता है, तो आपने उसकी केयर करनी है और उसको उसकी हाइजीन की केयर करनी है और उसकी ये मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो वो सेटल्ड रहेगा और वो स्प्रेड होने के चांसेस कम हैं। और सर, अनलकीली अगर किसी की मतलब वुंड्स की वजह से एम्पुटेशन हो गई है तो उन पेशेंट्स में ट्रॉमेटिक अटैक्स भी होते हैं, तो उनको किस तरह डील किया जाए? फैमिली उसमें क्या रोल अदा कर सकती है, या इसमें सिर्फ काउंसलिंग ज़रूरी है या हमें मेडिसिन से भी उन ट्रॉमेटिक अटैक्स को रोक सकते हैं? जी देखें, ट्रॉमेटिक अटैक्स को अगर तो मतलब कि कोई पेशेंट डिप्रेशन या एंजाइटी में है तो उनको बंदा मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, वरना यूजुअली यही है कि पेशेंट अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे, ठीक है, इस चीज़ की ये चीज़ फील ना होने दे कि कोई मतलब कि एम्पुटेशन हुई है या कोई सीरियस है, तो पेशेंट यूजुअली बगैर किसी मेडिकेशन के भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजार लेते हैं। देखें, सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है जिसमें एम्पुटेशन होती है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनमें पेशेंट की एम्पुटेशन हो जाती है। तो ऑब्वियसली सब पेशेंट के लिए ही कोई अपना इवन के एक उंगली भी किसी के कट जाए उसके लिए है तो ये ट्रॉमा ही, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम भी लगता है, लेकिन वो उसको एज सून एज पॉसिबल इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि ये जो किया गया है या जो हुआ है मेरे साथ, ये इसीलिए हुआ है कि जो मेरी बाकी बची ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से गुजर सके जी। तो इसी में पेशेंट की भलाई है। और सर, जैसे कि दुनिया भर में मतलब इंटरनेशनल प्रॉब्लम ही है जो डायबिटीज़ है, तो पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे है रैंकिंग में शुगर के लिहाज से। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम जिद्दत के हवाले से देखें तो बाहर के ममालिक के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या हमें इस फील्ड में अभी काम करने की ज़रूरत है? इसमें बेसिकली काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लोग
अक्सर लोग डायबिटीज़ को कैजुअली लेते हैं कि शुगर बढ़ी हुई है तो क्या हो गया है, जी मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे, मेरा सर दर्द तो नहीं हो रहा, मुझे कुछ कह तो नहीं रही, हाँ ठीक जी। है। तो लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ओवर द लॉन्ग टाइम आपके जब BSR लेवल्स हाई रहते हैं, आपके अंदर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, फिर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन सीरियस हैं, उनको डील करना भी मुश्किल होता है। हाँ जी तो यही है कि एक लोग इसकी अवेयरनेस ये रखें कि ये सीरियस मसला है, ठीक है। अगर किसी को हो गया है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को, आपके किसी फ्रेंड को, आपकी सराउंडिंग में किसी को, तो उनको गाइड करें जी। कि आपने इसके लिए मतलब कंसल्ट करना है, इसको सीरियसली लेना है और अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। सेकंड, जो हमारे मुल्क हैं यहाँ पे आपको पता है यूजुअली लोगों के खुराकें भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं, जी। ठीक है। तो ओबेसिटी भी कॉमन है, जी तो यही कुछ रीजंस हैं। एक, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है और ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी लैक करते हैं वो, जिस वजह से पाकिस्तान में कंपैरेटिवली सराउंडिंग कंट्रीज से शायद थोड़ी इम्पेशेंस की रेशो ज़्यादा है। अच्छा सर, एक मेरा सवाल इसी से मुतालिक ये भी है कि जैसे हमारे जेनेटिकली भी होता है, पैदाइशी बच्चों में भी शुगर है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, क्या उन्हें भी इसी तरह अपना ख्याल रखना चाहिए, या जैसा हम कहते हैं ना कि उसको तो है मुझे नहीं है, या मेरे वालिद को है तो मुझे नहीं हो जी, सकती? जी। देखें, ऑब्वियसली जो है डाइट का कंट्रोल और ओबेसिटी, जी जी वो जो बंदा जिसका डायबिटीज नहीं है उसके लिए भी उतनी बुरी है जितनी डायबिटिक पेशेंट के लिए बुरी है, ठीक जी। है। आप अगर ये सोचती हैं कि मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं कुछ भी खा लूँ या मैं ओवर ईटिंग कर लूँ, मैं ओबीज हो जाऊँ तो जी, जी। मुझे शायद उस तरह से इफेक्ट ना करे, तो वो इस तरह का नहीं है। वो आप में डायबिटीज के भी, ओबेसिटी भी मतलब कि आपके रेजिस्टेंस बना देता है, ठीक है, आपको डायबिटीज की तरफ ले जाता है। और उसके अलावा और भी बहुत से मसले, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस, ये सारे एसोसिएटेड हैं जी आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल से। तो आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव, हेल्दी और अपनी डाइट, अच्छी डाइट लें एज कम्पेयर टू फास्ट फूड वगैरह। आप ज़रा प्रोटीन डाइट, कैलकुलेटेड कार्बोहाइड्रेटेड डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लें, तो ऑब्वियसली इसमें जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अच्छा सर, हमारे मुल्क में शुगर से रिलेटेड मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है वो बड़ा बिलीव करता है। बहुत से लोग इंसुलिन से डरते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दम वाली साइड और इन चीज़ों पे भी, और ये जो जैसे हिकमत वाली साइड पे भी जाते हैं। तो सर, आपने कोई ऐसा आपका तजुर्बा या ऐसा कोई मिथ या ऐसा कोई पेशेंट आपने अपने तजुर्बे में एक्सपीरियंस कोई हो आपका? इसमें देखें कि एक तो आपकी डायबिटीज़ के टाइप पे डिपेंड करता जी। है। अगर तो आप उस डायबिटीज़ की टाइप की हैं कि जिसमें आपको लगनी ही इंसुलिन है, तो ऑब्वियसली उसमें आप मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ आप और करें तो उससे होगा, वो आपको इंसुलिन लगेगी तो ये आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो मेंटेन होंगे। जी अलबत्ता जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, इनमें आप मतलब कि अकॉर्डिंग टू हर पेशेंट के रेजिस्टेंस आप उसमें देख सकते हैं कि आप इसको ओरल मेडिसिन देनी है, कितनी आपने स्ट्रॉन्ग देनी है, कितनी कम देनी है, इंसुलिन की ज़रूरत है, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। जी लेकिन स्टिल अगर उसमें भी अगर कोई डॉक्टर आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो आपकी बेहतरी के लिए ही कर रहा है, बिकॉज आपकी ओरल मेडिकेशंस की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। बाज़ औक़ात पेशेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म की ओरल मेडिकेशन ओवर द लॉन्ग टाइम 8-10 साल लेते रहते हैं, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, फिर डॉक्टरों को इंसुलिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है उनकी शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। एट द एंड कंक्लूजन मतलब कि यही है कि आप जो पेशेंट है, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपकी सराउंडिंग में किसी और बंदे को डायबिटीज़ है, तो उसकी लाइफ का गोल यही है कि उसने अपने शुगर लेवल नॉर्मल लेवल्स के करीब मेंटेन करनी है। जी तो उसको वो मेंटेन करता रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए उसकी जितनी एफर्ट्स हैं वो डाइट में करता है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में करता है, मेडिसिन लेता है या इंसुलिन लगाता है, जी तो वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होती हैं। वो कंट्रोल रखता है, तो एट दी एंड लॉन्ग टर्म लाइफ में उसको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट पेशेंट जो अपनी डायबिटीज़ या अपने ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं कर रहा, मॉनिटर नहीं कर रहा। जी। तो सर, कोई ऐसा इख्तितामी पैगाम या कुछ जिससे आप ऐसे पेशेंट्स को मोटिवेट कर सकें?
कि हम किस तरह, अगर हमें डायबिटीज नहीं है, हम इनको किस एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, किस तरह हम उन्हें मोटिवेट करें? देखिए, ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली में या सराउंडिंग में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपका यही रोल है कि आप मतलब कि उसे काउंसिल करें, ठीक है। अगर वो मीठी चीज़ों का शौकीन है तो उसके सामने खुद भी मीठी चीज़ें ना खाएं, खुद भी परहेज करें ताकि उसको ये चीज़ें ज़्यादा फील ना हो, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि वो अपने BSR लेवल कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहा करें। मतलब कि अगर उनकी एक मेडिसिन से शुगर कंट्रोल भी है, स्टिल वो मतलब कि कुछ अर्से बाद उसकी मॉनिटरिंग छोड़ा ना करें, मॉनिटर करते रहा करें, ठीक है। क्योंकि बाद वक़ात इस तरह हो जाता है जो आप मेडिसिन ले रहे हैं ऑलरेडी, उससे आपकी उस टाइम पे कंट्रोल रहती है शुगर, लेकिन कुछ अर्से बाद आपकी जो है उस मेडिसिन के अगेंस्ट भी आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है, तो आपको उसकी डोज में अमेंडमेंट या ड्रग में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो वो आप अगर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो ही आपको आइडिया होगा कि आपके BSR जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल्ड हैं या अनकंट्रोल्ड हैं। सर, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि हमें शुगर के लिए इस फील्ड में और जिद्दत लाने की या काम करने की ज़रूरत है। यानी बहुत से ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं जो कहते हैं कि ये लाइलाज है, मतलब वो दिल छोड़ देते हैं, इन अदर वर्ड्स कि जी इसका इलाज ही नहीं है तो क्या परहेज करना। तो क्या हमें मजीद कुछ इस फील्ड में काम करने की जरूरत है या सिर्फ अवेयरनेस? देखिए, अवेयरनेस ही है। फैसिलिटीज पाकिस्तान में ऑब्वियसली विद टाइम इम्प्रूव हो रही हैं और विद टाइम जिस तरह टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी इंट्रोड्यूस होती है, पाकिस्तान में भी वो आती है, ठीक है। तो पाकिस्तान मतलब कि इस तरह नहीं है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है या ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे हर किस्म की मेडिसिन हैं, इंसुलिन हैं, लैब टेस्टिंग है, मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस आती हैं। तो आपको इनको यूटिलाइज करना चाहिए। इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करके आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इन फैसिलिटीज़ से आपको अपनी लाइफ बेहतर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। थैंक यू। और हमारे नाज़रीन के लिए मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियोस देखने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।